हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आज यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी के साथ फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन यानी कि 18 प्रैक्टिस सेट हमने शेयर किया है और आज ये हमारा 19वां प्रैक्टिस सेट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी का एग्ज़ाम जैसा कि प्रस्तावित हुआ है 14 और 15 दिसंबर को 2 दिन आप सभी का जो है एग्ज़ाम है। और यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन तो आपके जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे यानी कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है एक परिवेशीय प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी का अब एग्ज़ाम जो है आज 8 हो गया, तो आप सभी के पास कम टाइम है, 7 दिन है मैक्सिमम। तो आप मान के चलिए कि आपके पास 5 डेज़ हैं, तो आप लोग 5 डेज़ में अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाइए और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आपके रिजल्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक प्रगतिशील कक्षा में। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे मम्मी खाना खाई। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है यहाँ पे फोर्थ, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 3, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो क्या शामिल है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे केवल संलग्नात्मक आकलन, या फिर दूसरा ऑप्शन है न तो संरचनात्मक न ही संकलात्मक आकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, केवल संरचनात्मक आकलन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदारी एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है समावेशन, दूसरा ऑप्शन है मुख्य धारा से जुड़ना, और तीसरा ऑप्शन है विभेदीकरण, और चौथा ऑप्शन है सामाजिकरण। तो यहाँ पे आपका चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 5, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक समावेशी शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए आपको बताना है, क्योंकि आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। तो यहाँ पे आपका 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 6, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन है पढ़ने के प्रति चिंता, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे क्या दिया गया है शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, तीसरा ऑप्शन है निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, चौथा ऑप्शन है पढ़ने पहले
पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने की में कठिनाई। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? यह किसका सूचक है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, दूसरा ऑप्शन है अधिगम असक्तता वाले विद्यार्थी के, तीसरा ऑप्शन है मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के, चौथा ऑप्शन है एक स्वलीन विद्यार्थी के। तो यहाँ पे आपका छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम असक्तता वाले विद्यार्थी का। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 7 देखते हैं। फ्रेंड्स आप सभी के कमेंट बहुत आ रहे थे कि इतना मतलब लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें सीटेट में आपको लॉन्ग ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पहला क्या दिया गया है? आपकी कक्षा में के एक विद्यार्थियों को विभिन्न स्रोतों के बार बार यह बताया गया है कि उसे सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों में एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो 7वें का आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 8। 8 में क्या पूछा गया? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, दूसरा ऑप्शन है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का? तो 8वें का आपका दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करने तथा मूल विचारों को महत्व देकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? पहला ऑप्शन है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे निर्देशित के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। यहाँ पे आपका 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है क्रियात्मक अमान्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। दूसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। तीसरा ऑप्शन है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। चौथा ऑप्शन है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पे आपका 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की या आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे संबोधित कर सकता है, बता सकता है, संबोधित कर सकता है। पहला क्या ऑप्शन दिया गया है? विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल कराने पर दबाव डालना। और तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के
सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। चौथा ऑप्शन दिया आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। तो यहाँ पे आपका 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। दूसरा ऑप्शन है उनसे बात करके तथा उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करके। तीसरा ऑप्शन है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्क सीट देकर। चौथा ऑप्शन है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12वें नंबर क्वेश्चन का? तो क्वेश्चन नंबर का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना या फिर विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वें नंबर क्वेश्चन का? तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। चौथा ऑप्शन है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रयोग एवं पर्यवेक्षक। दूसरा ऑप्शन है संवाद एवं परिचर्चा। तीसरा ऑप्शन है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर केंद्रित करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला ऑप्शन है एक विद्यार्थी की अभिरुचि। दूसरा ऑप्शन है बी विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थियों की रणनीति। या डी ऑप्शन दिया विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वें नंबर क्वेश्चन का? तो आपका तीसरा ऑप्शन यानी कि ए बी सी डी सभी यहाँ पे आपके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? पहला ऑप्शन है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार एवं दंड। तीसरा ऑप्शन है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। चौथा ऑप्शन है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। तीसरा ऑप्शन है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। चौथा ऑप्शन है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 19, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? पहला ऑप्शन है एक दिशी संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक दिशी संज्ञान संवेगों को
प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? पहला ऑप्शन है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। चौथा ऑप्शन है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी गति से होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे 21। क्वेश्चन नंबर 21 है परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की। पहला ऑप्शन है प्राथमिक एजेंसियां हैं। दूसरा ऑप्शन है मध्य एजेंसियां हैं। तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक एजेंसियां है। चौथा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का, तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक एजेंसियां हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। दूसरा ऑप्शन है यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तीसरा ऑप्शन है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जेंडर भूमिका। दूसरा ऑप्शन है जेंडर पहचान। तीसरा ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता। चौथा ऑप्शन है जेंडर विभेदीकरण। तो यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्या पूछा गया है आपसे? हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। दूसरा ऑप्शन है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। तीसरा ऑप्शन है यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। चौथा ऑप्शन है यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का, तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है वाजस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो आपको बताना है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है पाड़ यानी कि ढांचा। तीसरा ऑप्शन है अंतः व्यक्तिनिष्ठता। चौथा ऑप्शन है खोजपूर्ण अधिगम। तो यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास रूप से अवस्था को दर्शाता है यानी कि प्रदर्शित करता है। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? आज्ञा पालन, पूर्व पारंपरिक, अच्छा होना, परंपरागत। दूसरा ऑप्शन है आदान प्रदान, परंपरागत। और चौथा ऑप्शन है कानून एवं व्यवस्था पश्चिम परंपरागत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा आदान प्रदान, यानी कि पहले उन्होंने नूर ने पहले जो है तान्या को दिया था। तान्या से वो कह रही है क्या मैंने कल आपको खिलाया था
आज आप खिलाओगे, यानी कि ये इसमें आपका आदान प्रदान है। और आप सभी को फ्रेंड्स काफ़ी बार क्वेश्चन ये कमेंट आया था कि क्वेश्चन थोड़े से मतलब लॉन्ग है, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी के क्वेश्चन ऐसे ही लिंदी लिंदी आने वाले हैं, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे और आप सभी को यहाँ से अच्छे मार्क्स को इंक्रीज करना है। तो अधिक से अधिक आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए और आपके 100+ होने चाहिए, ठीक है। 100+ आपके जो है इस आने चाहिए। और आपने अगली बार का देखा होगा कितने परसेंट स्टूडेंट वहाँ पे क्वालिफाई हुए थे, सिर्फ 14 और 18। तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अभी आपके पास 5 दिन टाइम है। और टैग वर्ड्स जरूर देख लीजिएगा, मैंने मैथ का डाला है, CDP का और SST का आज हम आपको कर देंगे, उसका भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रतिक्रियाओं को तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझाना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है लेवोजस्की, तीसरा ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा और चौथा ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग। और इन सभी से जितनी भी यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं, सभी से एक क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे, तो आप लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अच्छे से देख के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेवोजस्की। जहाँ पे आपको सामाजिक सांस्कृतिक पूछा जाए वहाँ पे आप आँख मूंद के लेवोजस्की लगा देंगे, 100% वो आपका सही होगा, ठीक है। और जहाँ पे संज्ञानात्मक पूछा जाए या फिर सामाजिक अधिगम जहाँ पे पूछा जाए तो वहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा हो जाएंगे। और लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक के लिए हैं, नैतिक तर्कड़ा के लिए हैं, ये चीज़ आप लोग जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 28। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। चौथा ऑप्शन है तार्किक बहस के प्रयोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं 29। हावर्ड्स गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहला ऑप्शन है दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। दूसरा ऑप्शन है संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल तथा सौंदर्यप्रक गुणों को उत्पन्न करने की एवं प्रशंसा करने की योग्यता। तीसरा ऑप्शन है पर्यटन को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। पहला ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, चौथा ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था में। तो यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।